उमाकांत लखेड़ा जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष के नाते आप हम लोगों के प्रोटेक्टर की भूमिका में सबसे आगे दिखते हैं, लेकिन क्या आपको कोफ्त नहीं होता कि कभी आपको इस तरह के जहरीले एंकरों को या जहरीले संपादकों को जो पर्दे के पीछे बैठ करके जहरीले एंकरों को गढ़ने की बुनियाद तय करते हैं, वैसे लोगों को प्रोटेक्ट करने की नौबत आ जाती है? क्या परिस्थितियां हैं? आप म्यूट है सर। एक तो आपने अभिषेक जी, अभी मैं विजय जी की बात सुन रहा था, कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की हैं और उनको साधुवाद देना चाहूँगा मैं कि अपने दिल से जो बातें वो बोल रहे हैं वो लोगों तक पहुँचेंगी और उनका एक हो सकता है कि लोगों को सद्बुद्धि आए और हमारी बिरादरी के लोगों को आए। आपने शुरुआत की कि मैं प्रोटेक्टर हूँ, मुझे कहीं भी इस तरह की गलतफहमी नहीं है, मैं कहीं कोई प्रोटेक्टर नहीं हूँ। प्रोटेक्टर जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं उस सिस्टम की जो सरकार है, जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि हमारे जान माल की सुरक्षा की जाए, वो प्रोटेक्टर हुआ है। मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, कोई गलतफहमी मुझे अपने बारे में नहीं है। प्रेस क्लब तो एक कम्युनिटी सर्विस है कि एक छोटी सी भूमिका में है वहां पर कि हम लोग इलेक्शन हुए और जीत गए, फिर दोबारा हमारे टीम ने खड़ा कर दिया कि नहीं आप ही तो लड़ लिए। समस्या ये है कि ये जो बीमारी है जिसका जिक्र आपने भी किया पहले और विजय जी ने भी किया, देखिए ये बीमारी बहुत गहरी है और देखिए ये बीमारी को कौन पालता है? इस बीमारी की जो मदर होती है वो सत्ता होती है। सरकार की छत्र छाया में, सत्ता के बट वृक्ष के नीचे ये बीमारियां पलती हैं और जब लोगों को ये मुगालता हो जाता है कि देखिए हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, कौन हमारा माय का लाल हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, इस तरह की गलतफहमी अमन चोपड़ा सरीखे और अर्नब गोस्वामी और 5-7 एंकर हैं, वो महिलाएं भी हैं उसमें कौन ज्यादा जहर उगल सकता है, कौन ज्यादा बकवास कर सकता है। इस देश में पहली बार मैंने देखा कि समाज का तो रेडिकलाइजेशन हर पार्टी पहले भी किया, समाज का रेडिकलाइजेशन, समाज को बांटना, जिसको कहते हैं ना समाज में बांटो और राज करो की राजनीति, और मीडिया में भी ये कोशिश हो, लेकिन मीडिया में ये जो जहर फैलाने वालों की संख्या 2% 1% होती थी। अब जब जहर फैलाने वाले मुकाबले में आ गए हैं ना, वो ये जब कौरव और पांडव जो है दोनों की संख्या बराबर हो गई है। कौरवों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी और पांडव कम होते थे, तो 5 पांडव कौरवों पे भारी होते थे। अब क्या हो गया कि पांडवों की कौरव उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई एंड जो कम लोग हैं, जो भले लोग हैं, वो पांडवों की तरह है, वो कम लोग हैं। तो समस्या ये है कि ये जो सत्ता है, जिस सरकार में हम जीते हैं, वो सरकार संविधान के खिलाफ काम करने वाले जहर उगलने वालों को पिक एंड चूज करेगी। आप अच्छे एंकर हैं, आप सरकार को सवाल उठता है उमाकांत जी, एक बुनियादी सवाल यहाँ पर ये उठता है, जैसे यूएस में आप देखिए, विजय सर या शिवा जी, आप सब लोग जानते हैं कि 2 बड़े अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वाशिंगटन पोस्ट। दोनों का मालिकाना हक किसी न किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने के पास है, लेकिन उनके एडिटोरियल डेस्क में उनका कोई इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो खुलकर अपनी सरकार, दोनों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के करीबी भी माने जाते हैं एक अखबार, लेकिन अपनी ही सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाते हैं वो, और एडिटोरियल डेस्क में न तो उनकी जिस पार्टी के पक्षधर वो माने जाते हैं, ना तो उनका कोई हस्तक्षेप दिखता है, और न ही प्रत्यक्ष तौर पर जिस कॉर्पोरेट घराने के पास उनका मालिकाना हक है उसका दिखता है। भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत अच्छे, देखिए ऐसा होता है, देखिए आप बड़े बड़े औद्योगिक घराने पहले भी अखबार निकालते थे और 10 साल पहले या 12 साल पहले भी टीवी चैनल चलते थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि आप कारोबार भी करते हैं और कारोबार के बाद समाज के प्रति या समाज को एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी को विकसित करने के लिए आप कुछ काम करते थे। तो एक सोशियो सामाजिक निर्वहन भी टेलीविजन चैनल या अखबार करते थे, और अखबार के जो संपादक होते थे, हमने भी बहुत बड़े बड़े संपादक देखे हैं, और वो अखबार के संपादक एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करते थे। जब संस्थाएं खत्म हो गई, चाहे वो टेलीविजन चैनल है, जो इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गई, तो उसमें अमन चोपड़ा सरीखे लोग होंगे। वो खैर इतने विद्वता नहीं है उनके अंदर। मेरे को 1-2 बार उन्होंने मेरी डांट खाई टीवी चैनल में, और वो एक जैसे ऐसा बिहेव कर रहे थे कि कोई बजरंग दल के कार्यकर्ता हूं। उससे भी
गंदे भद्दे तरीके से वो बिहेव कर रहे थे। फिर मैंने उनको डांटा, फिर उनका तो थोड़ी देर बाद फोन आया उनका कि सर मैं अमन चोपड़ा हूँ, मैं पहले भी आपका इंटरव्यू कर चुका हूँ और तो मैंने कहा कि देखिए आप कोई भी चोपड़ा हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक किस्म से जिस तरह से आप एंकरिंग कर रहे हैं वो इस देश के लोगों को भले ही एक सपोर्ट में और कुछ आपके सपोर्ट में कुछ बजरंगी आ जाए, लेकिन इसको लोग कम से कम मैं तो इसको स्वीकार नहीं करूंगा कि आप इस तरह से लोगों के साथ बिहेव करें और किसी का मान सम्मान का भी ध्यान ना रखें। और आप एक बजरंग दल के कार्यकर्ता भी आपको देख करके शर्मा जाएं। वो निश्चित रूप से बहुत सारे एंकर हैं, ये संख्या तो कम हुई है, और भी सारे एंकर हैं और वो निजी जीवन में भले ही बड़े विनम्र हो, लेकिन सवाल ये कि आप जब इस तरह से जहर फैलाने का, जैसे मैंने बोला कि रेडिकलाइजेशन समाज में नफरत और हेट स्पीच जो समाज में फैलाई गई वो शिफ्टिंग हुआ है, कुछ लोगों ने उसका ठेका टेलीविजन चैनल में ले लिया। और भारत जैसे देश में जहां अर्ध शिक्षित अर्ध विकसित समाज है जो 5 किलो राशन और 5 किलो चावल पर को बोलता है कि इससे बड़ा वेलफेयर, इससे बड़ा देश का उत्थान कुछ है नहीं है, वहां आप इस तरह के एंकर को ही पाएंगे। और मुझे दूसरी बात ये एक छोटी सी बात ये कहनी है कि सरकार और सत्ता जो होती है जब उनको पता होता है कि हम कुछ भी बोले, वो पंजाबी में कहावत है कि मैनू की फर्क पैंदा, तो मैनू की फर्क पैंदा, मैं कुछ भी बोलूं, किसी को कुछ भी बोलूं, किसी की बेइज्जती करूं, हिंदू मुसलमान पे बहस कराऊं, कोई भी खबर हो उसको आप सांप्रदायिक एंगल से देखें और उसमें मुसलमान ढूंढें और पता लगा कि उसमें मुसलमान तो मिला नहीं, वो कहेंगे साहब वो अच्छा उसमें तो दम ही नहीं, मुसलमान ही नहीं मिला उस खबर में। तो इस तरह की जब एंकरिंग आप करेंगे तो आप ऐसे समाज की रचना करेंगे और ऐसा समाज रचना क्या करेंगे, विनाश करेंगे उस समाज का जिसके लिए आप अपने को तथाकथित पत्रकार बताते हैं, तथाकथित एंकर बताते हैं, तथाकथित सीईओ ऑफ टेलीविजन चैनल बताते हैं, जो भी चीजें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्ता के संरक्षण में सत्ता जब ऐसे लोगों को पालती है, ऐसे लोगों को, तो ये लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इनको लगता है कि ऐसी बड़ी जहां हम जहर उगल सकते हैं, जहां हम पर कोई कानून लागू नहीं होता है, जहां हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, जहां हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हम एक बार किसी के पीछे पुलिस भी पड़ गई थी, उनको पुलिस अरेस्ट करने आ गई थी, शायद यही सज्जन थे राजस्थान, हाँ शायद कुछ ऐसा केस दर्ज हो गया था, लेकिन उनको बड़े जिसको कहते हैं ना वही थाने में जमानत करके उनका वही जमानत दे दी गई स्टूडियो के अंदर ही, और कुछ हुआ नहीं। अगर यही बातें दूसरे के साथ हो जाती या हम में से किसी के साथ हो जाए तो कोई जमानत क्या, हम तो 5-7 महीने तो जेल में गुजारने पड़ेंगे। तो ये जो सत्ता और सरकार होती है, ये काफी कुछ, ये सत्ता और सरकार जो होती है इस पर निर्भर करता है कि देश के संविधान के हिसाब से, देश में जो अभिव्यक्ति की आजादी के हिसाब से क्या आप देश को चलाना चाहेंगे, देश के मीडिया को चलाना चाहेंगे। ये सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द डे, ये उसके कार्य प्रणाली, उसके कार्यकलापों, उसके चाल चलन चरित्र पर ये काफी चीजें निर्भर करती है। चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, आप लोग सब समझते हैं, ये क्लब है, ये बात हो, हाँ, अपने पत्रकारों मैं उसी पे बात, रेगुलेशन की बात नहीं दूसरे ये है कि जो मुद्दे आप लोगों की चिंता और हम की जो सामूहिक चिंता के जो विषय हैं, उन सामूहिक चिंता के विषयों पर, इवन सरकार की चिंता के विषय भी हम चर्चा करते हैं। तालिबान ने टेक ओवर किया 1.5 साल पहले, अफगानिस्तान काबुल को टेक ओवर किया, 3 दिन तक भारत सरकार का नो कमेंट था। मैंने 8-10 राजनयिकों से बात की और कहा कि हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, हम लोग एक चर्चा करना चाहते हैं अफगानिस्तान पे भारत के लिए जो डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि हम तालिबान की जो वर्चस्व था हम खिलाफ थे। मैंने, मुझे बड़ी खुशी हुई, तो बड़ा आसान है ना भारत में नहीं, लेकिन मैं आपको दूसरी बात, तो हमने चर्चा की और हमने चर्चा की और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि विदेश मंत्रालय के 2 अफसर आए कि साहब वो जो रेजोल्यूशन पास हुआ, जो कंटेंट है वो जरा मिल जाएंगे। मैंने कहा ले लीजिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि भारत सरकार ने मोटे मोटे तौर पर जो हमारे यहाँ डिबेट्स हुई थी, राजनयिकों की तरफ से जो डिबेट की गई थी, उसी अनुसार काम किया और कहा कि हमको बिजनेस करना है
कि हमने काम करना है, मिलके काम। तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो हम तो तालिबान से जाके लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन तालिबान अगर टेक ओवर कर लिया तो हमको वी हैव टू डू बिजनेस विद तालिबान, बिकॉज वो एक सेपरेट कंट्री है। तो आज की तारीख में यही है कि वही चीजें हो रही है। जहां तक इसकी बात है प्रेस फ्रीडम के सवाल पर, हमने कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, हम चुपचाप नहीं बैठते जहां प्रेस फ्रीडम के सवाल पर और ऐसी प्रवृत्तियों को, ऐसी टेंडेंसीज को डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना, जो प्रेस फ्रीडम या प्रेस की स्वतंत्रता की जो सॉवरेनिटी है, जो सार्वभौमिकता है प्रेस फ्रीडम की, उसको टच करते हो। तो हम तमाम ऐसी डिस्कशंस करते हैं। अभी हमने 3 दिन पहले डिस्कशंस किया, आप चेक कर सकती हैं उस पर, हमारा ट्विटर हैंडल पर हमारा स्टेटमेंट है, ज्वाइंट स्टेटमेंट है। और चाहे वो बीबीसी पर अटैक हुआ हो, दुनिया के किसी भी कोने पर अटैक हुआ है, हमने अभी रिलीज जारी की और हम तमाम इस तरह के सवालों पर चर्चा करते हैं। ये जो जहर फैलाने वाले एंकर हैं, ये बहुत गिने चुने हैं और हम डायरेक्ट उनको फोन करके तो नहीं बोलते कि आप ये क्यों कर रहे हो। वो जो लोग होते हैं वो डिस्कशन करते हैं, बिटवीन द लाइन हम सारे मुद्दों को उठाते हैं कि जो हमारे बीच में जो लोग प्रेस फ्रीडम को इफेक्ट कर रहे हैं, जो लोग जहर फैला रहे हैं, जो लोग हेट स्पीच कर रहे हैं, उन सारे मुद्दों को हम अपने डिस्कशंस में 10 दिन 15 दिन में हम डिस्कशंस हमारे यहाँ होती हैं। एक स्वतंत्र वातावरण, एक फ्री वातावरण होता है और हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन समस्या की जड़ मैंने घुमा फिरा करके क्या है कि समस्या की जड़ क्या है कि सरकार ने सूचनाओं को राशनिंग कर दी है। आप पार्लियामेंट में पत्रकार नहीं घुस सकते क्योंकि पार्लियामेंट में जो फ्री व्हीलिंग, जो एकदम स्वतंत्र जो प्रवेश था, 20 33 34 साल से मैं भी पार्लियामेंट कवर करता हूँ। मेरे को कहा गया है कि 2 दिन आप पार्लियामेंट कवर करने आएंगे, चाहे 50 दिन पार्लियामेंट चले, मैं 2 दिन जा सकता हूँ। तो ये इससे बड़ा मजाक कहीं हो नहीं सकता कि सूचनाओं का प्रभाव है, संवाद जो है उसको आप रोके जा रहे हैं, रोकने की कोशिश हो रही है। पार्लियामेंट से इसकी शुरुआत हो चुकी है और देश के दूसरे स्टेट्स जो है, तेलंगाना, केरला, पश्चिम बंगाल, बाकी जगह सब आ रहा है कि साहब यूपी से, अभी यूपी में मारपीट हुई विधानसभा में कि साहब यहाँ पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदियां लग गई है। तो सवाल ये है कि सरकार कभी नहीं चाहती कि उसकी आलोचना करने वाले या ऐसी जगहों पर जहां सूचनाओं के हब हो वहां पत्रकार घुसे या स्वतंत्रता से वो कोई स्टोरी करे। वो वही स्टोरी करे जो सरकार का प्रेस नोट जारी करे, जो संसद टीवी बोले, जो लोकसभा टीवी बोले, जो दूरदर्शन बोले, या सरकार का मंत्रालय प्रेस नोट जारी कर रहा है उसके अनुसार, पर उसके अनुसार ही आप स्टोरी करें। अदरवाइज कोई स्टोरी नहीं कर सकते। सरकार में कोई मंत्री को देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कैबिनेट ब्रीफिंग के अलावा कोई मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? कोई नहीं करता। कोई मुख्यमंत्री, स्टेट के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस को अप्रोच करते थे? मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कोरोना काल में जब लव अग्रवाल आते थे, हर्षवर्धन जी नहीं आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। जी जी जी। अभिषेक जी, आप ये देखिए कि यूरोपियन यूनियन का एक ऑर्गेनाइजेशन है EU डिसइंफो लैब, उसकी हेडलाइन है कि हाउ इंडियन न्यूज एजेंसी ANI कोटेड सोर्सेज दैट डू नॉट एग्जिस्ट, और ये लीडिंग न्यूज एजेंसी है भारत में। देखिए जब गलत करेंगे तो ये होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। ये बीमारी, ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी पर डिबेट्स होती है हमारे यहाँ। मैं कोई डिबेट होगी तो मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, मैं विद्रोही साहब और आप सब लोगों को बोलूंगा कि आप लोग उस डिबेट में आइए। हम लोग 15 दिन में, 10 दिन में, अभी हमने 3 दिन पहले डिबेट की थी कि जो लोगों को बंद कर दिया जाता है, 35 पत्रकार को बंद कर दिया, जेलों में डाल दिया बिना किसी उनका कोई कसूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई आपने जो एलिगेशन आप साबित नहीं कर पाए, तो एक पत्रकार को 28 महीने आपने बंद किया, 15 दिन 2 हफ्ते पहले छूटा वो जर्नलिस्ट केरल का सिद्दीकी कप्पन। तो ये जो इश्यूज है वो उनको हम खुलकर चर्चा करते हैं। पार्लियामेंट पासेस को लेकर के हमने जुलूस निकाला, हम पूरी बिना किसी दबाव के हम मुद्दों को उठाते हैं। और आपने सजेशन दिया, उसका धन्यवाद आपको, शुक्रिया। और हम तमाम मुद्दों को उठाते हैं जिनका प्रेस के फ्रीडम से, और ऐसे एलिमेंट, ये जो जहर फैलाने वाले पत्रकार और एंकर, पत्रकार भी शामिल है जहर फैलाने वाले, ये जो फेसबुक और ट्रोल आर्मी वाले, ये वो ट्रोल आर्मी के सभी कुछ लोगों को पैसा मिलता है, हमको पता है किन किन को पैसा मिलता है। तो ट्रोल आर्मी, IT सेल, ये सारे के पेरोल पे लोग हैं और वो काम कर रहे हैं, हमारी बिरादरी में बैठते हैं वो लोग और छिपे रहते हैं वो लोग। तो ये तमाम तरह के मुद्दे बड़े सीरियस। जी जी।